नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां संभल हिंसा को लेकर जफर अली के फोन रिकॉर्ड से, फोन डिटेल से कॉल डिटेल खंगालने के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। सर्वे की एक रात पहले बर्क और जफर अली की बात हुई थी। जफर अली ने बर्क को फोन किया था, बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने को कहा था। बड़ी खबर, संभल हिंसा को लेकर जफर अली की कॉल डिटेल खंगाले गए। कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। एक रात पहले जफर अली की बात हुई थी बर्क से। बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने को कहा था। बर्क ने कहा था सर्वे नहीं होने दीजिए, मस्जिद हमारा है, हमारा ही रहेगा। इससे पहले एसआईटी जांच हुई, एसआईटी जांच में पूछताछ की गई। इस दौरान बर्क का नाम जफर अली ने लिया था और अब कॉल डिटेल से ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां एक रात पहले दोनों के बीच बातचीत होती है। और साहिल इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। साहिल, तो बहुत बड़ी बात है। अभी तक जिन बातों को नकारते रहे बर्क कि मेरी कोई बात नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ तो जफर साफ तौर पे बता रहे हैं कि कैसे कई बार बात हुई और सर्वे रोकने को कहा गया। हाँ जी बिल्कुल, एसआईटी की पूछताछ में जफर अली जो है लगातार खुलासे कर रहे हैं और अब एक बड़ा खुलासा जो है उनकी कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। ये पता चले कि 24 नवंबर जिस दिन हिंसा हुई थी उससे एक रात पहले 10:01 में जफर अली ने सांसद बर्क को व्हाट्सएप के जरिए कॉल किया था, उनसे बातचीत की थी। और दूसरी तरफ लगभग 12:32 पे सांसद बर्क की तरफ से व्हाट्सएप कॉल की जाती है जफर अली को और उनसे बातचीत की जाती है। उनको कहा जाता है कि सर्वे को नहीं होने देना, सर्वे को रोका जाए, मस्जिद हमारी है। ये जानकारी जो है सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जिसके बाद 24 नवंबर के दिन जब सर्वे की टीम वहाँ पे सर्वे करने पहुँचती है तो ये पूरी जानकारी भी सांसद बर्क को जफर अली द्वारा जो दी गई थी। उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले, सर्वे के बाद और जिस दिन हिंसा हुई और हिंसा की तमाम जो जानकारी थी वो पल पल की अपडेट जो थी बर्क सांसद को दी जा रही थी, जिससे ये बात जाहिर होती है कि बर्क को ये पूरी जानकारी थी कि सर्वे की टीम पहुँच चुकी है, सर्वे की टीम पे हमला हो चुका है, वहाँ पे भीड़ एकत्रित हो रही है। क्योंकि पूछताछ में ये बात भी खुलासा हुआ है, जफर अली ने बताया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए भी जो आदेश थे वो सांसद बर्क ने दिए थे और ये भी कहा था कि आप भीड़ एकत्रित करिए और जो आगे का जो निर्णय है वो आप ले सकते हैं। ऐसी जानकारी जो अब निकल के सामने आई है। इसके अलावा 24 नवंबर के दिन जब जामा मस्जिद इलाके में भीड़ एकत्रित हो रही थी, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकल के सामने आई कि सांसद बर्क ने भीड़ में कुछ मौजूदा लोगों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए बातचीत भी की थी। तो ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, इससे ये बात जाहिर है कि जफर अली और सांसद बर्क की लगातार बातचीत हो रही थी। सर्वे से एक रात पहले भी बातचीत होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि कैसे बर्क ने ये कहा था कि ये कह दो कि पुलिस की गोली से मौत हुई है, यानी कैसे ये पूरी प्लानिंग थी, साजिश थी। साहिल, आप बने रहिए हमारे साथ। तो संभल हिंसा जांच में नया मोड़ आ गया है। गिरफ्तार जफर अली ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जफर अली ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को 24 नवंबर की हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। चौबीस नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक और चैप्टर धीरे धीरे खुल रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी के पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया है और बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है कि बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी आधार बनाई गई है और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है। जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है
और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसकी गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे, उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया था। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक जा पहुंची। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हुए अब बात रामनवमी उत्सव की करते हैं। रामनवमी को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर शहर पुलिस की तैनाती की गई है। ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें, चाहे बात अयोध्या की हो, मध्य प्रदेश के भोपाल की हो, पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो या झारखंड की हो, पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस की तैनाती है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। संभल की खास तौर पर बात करें तो संभल में भी फ्लैग मार्च की लगातार तस्वीरें आपको दिखाई। सीओ और एसपी की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि अराजक तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं झारखंड की, कोलकाता की और वाराणसी की तस्वीरें अलग अलग जगहों की हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रामनवमी पर पुणे, संभाजी नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर और मुंबई में भी अलर्ट मोड पर है पुलिस। संवेदनशील इलाकों में निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। सुरक्षा का क्या हाल है, चाहे बात अयोध्या की हो, वाराणसी की हो। रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है, रौनक देखने को मिल रही है। दूसरी ओर प्रशासन की बात करें तो निगरानी की जा रही है, अलर्ट मोड पर है पुलिस की टीम। और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर हैं। हजारीबाग में इस वक्त कोमल है, राघवेंद्र अयोध्या में है, कोलकाता में सुमित है और संभल से साहिल जुड़े हुए हैं। कोमल, ये बताइए, हजारीबाग अगर देखें तो काफी संवेदनशील है। रामनवमी को लेकर की क्या तैयारियां और क्या तस्वीरें वहां से देख रहे हैं? देखिए, काफी संवेदनशील भी इलाका माना जाता है, लेकिन बात अगर हम हजारीबाग की करें तो यहाँ पे रामनवमी में कहते हैं कि शक्ति की पूजा की जाती है। अध्यक्ष भी है और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। पारंपरिक शस्त्र भी इनके हाथों में है और काफी ज्यादा तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल, जैसे ही नवरात्रा का आगमन होता है और हजारीबाग के जितने भी राम भक्त हैं वो राम धुन में लय हो जाते हैं, फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि 9 दिन उनकी नवरात्र कैसे हो रही है। और हर जगह 9 दिन का नवरात्र रहता है, यहाँ कम 2 दिन एक्स्ट्रा, हम लोग 11 दिन मनाते हैं रामनवमी। अच्छा, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा। और 4 लाख लोग करीब सड़कों पे होते हैं। 3 दिन अगर आप देखेंगे, कल परसों नरसों 3 दिन तो लोग सड़कों पे रहेंगे, 72 घंटा करीब लोग सड़कों पे रहेंगे और झूमते रहेंगे। एक अद्भुत नज़ारा होता है और हम लोग की मांग है कि हजारीबाग की जो रामनवमी है, इंटरनेशनल रामनवमी कही जाती है, इनकी राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। हम लोग मांग उठा रहे हैं और आने वाले दिन में निश्चित तौर पे होगा। और 9 दिन यहाँ अच्छा जुलूस होता है, लोग राम भक्त नाचते रहते हैं। और सरकार अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, जो सरकार है राम भक्तों को सपोर्ट नहीं कर रही है, उसके लिए थोड़ा बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं एक सरकार पर, राज्य सरकार पर, क्योंकि सपोर्ट नहीं कर रही है। पत्थरबाजी की घटना भी आम दिनों पर हम देखते हैं, यहाँ पे हिंदू के त्योहार होते हैं, पत्थरबाजी की एक घटना होती है। पिछले दिनों मंगला जुलूस में भी ये घटना हुई थी। प्रशासन लेकिन अलर्ट नजर आ रहा है।
देखिए, अब अभी तो लग रहा है कि प्रशासन अलर्ट है, अलर्ट होना भी चाहिए, लेकिन राम भक्त अपने आप में सक्षम है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं और शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्ण से मना भी लेते हैं। प्रशासन के चलते ही कहीं ना कहीं कुछ विफलता के चलते इस तरह की घटनाएं छोटी मोटी होती है, लेकिन इस बार रामनवमी अच्छे से होगा और सौहार्दपूर्ण माहौल से होगा। और लोगों से निवेदन भी कर रहे हैं कि नशा मुक्त रामनवमी हो और बढ़िया रामनवमी हो। ये हम लोग तो यहाँ पे दंगल का भी एक आयोजन जो है, आप अध्यक्ष है और ये बड़ा अखाड़ा है, बेहद ही महत्वपूर्ण ये इलाका जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, ये हो जाता है। यहाँ से ही सारे रामनवमी के जुलूस जो है वो निकलते हैं। इस बार तैयारियां भी है और प्रशासन भी अलर्ट पर बता रहा है कि वो भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जी बिल्कुल, यहाँ रामनवमी की भव्यता आप इस बात से समझ सकती हैं कि महीनों पहले से होली के आसपास से रामनवमी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो भी अखाड़े वाले लोग हैं या जिला प्रशासन या पुलिस के लोग या और भी बहुत से समाज सेवी संस्थाएं, सभी लोग इसमें अपनी भागीदारी पूरी रूप से सुनिश्चित करती हैं। और जय श्री राम के जो जोश है वो दिख रहा है साफ तौर पर, शस्त्र भी है। जय श्री राम। ये देख सकते हैं शस्त्र है लोगों के हाथों में। स्थानीय विधायक भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। दंगल का भी आयोजन होगा और ये नजारा जो है, ये बड़े अखाड़े से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जय श्री राम। काफी ज्यादा है आप लोगों में, जोश काफी ज्यादा। जोश में तो हजारीबाग जो है पूरा विश्व में हजारीबाग का रामनवमी का चर्चा है। और यहाँ जो है हम लोग जिस तरह से मनाते हैं, हम लोग का जो पुरखों लोग ने जो हम लोग को धरोहर दे के गए हैं, उसी की रक्षा करते हुए अभी तक हम लोग इसी रास्ते पर